हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे शरीर क्रिया। बीएससी नर्सिंग और डीएनपी का कॉमन सब्जेक्ट है और कॉमन टॉपिक है। कल हमने कंप्लीट किया था वात दोष। वात दोष के हमने कल किए थे वात दोष की निरुक्ति, गुण, तान, सामान्य क्रम। अब वात दोष के बाद अगला जो दोष शुरू होएगा पित्त दोष। पित्त दोष पित्त दोष किसको कहते हैं? पित्त दोष को हम कंपैरिजन कर सकते हैं किसके साथ? अग्नि के साथ। अग्नि से हमको रिलेट कर सकते हैं इसको। जो जो गुण अग्नि में होंगे वो गुण पित्त में होते हैं। तो पित्त का सबसे पहले हम निरुक्ति, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात की निरुक्ति बताई थी, वा गति गंधन्यो, जिसके द्वारा शरीर में गति होती है, गमन होता है, उसे बात कहते हैं। पित्त की निरुक्ति तप संतापे। तप संतापे, तप संतापे का मीनिंग क्या है? जिसके द्वारा शरीर में ताप उत्पन्न होता है। अग्नि से भी ताप उत्पन्न होता है, तो पित्त का भी वही कार्य रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पित्त के गुण। पित्त के गुण के लिए हम श्लोक यूज करते हैं। जैसे वात के गुण के लिए हमने श्लोक यूज किया था, तत्तर रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चलो नील। तो वात के गुण क्या थे? रुक्ष था, लघु था, शीत था, खर था, सूक्ष्म था। पित्त के गुण शुरू होंगे, पित्तम सस्नेहम, लघु विश्रम, सरम, रवम। पित्तम सस्नेहम, तीक्ष्ण, पित्तम सस्नेहम, तीक्ष्ण उष्णम, लघु विश्रम, सरम, द्रवम। ये पित्त के गुण होंगे। स्नेह होगा पित्त में, तीखा होगा, तीक्ष्ण अर्थात तीखा, लघु, लघु का मीनिंग हल्का, विश्र और सरम चलने वाला, द्रव लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा बॉडी में। ये हो गए पित्त के गुण। अब पित्त के सामान्य क्रम क्या है? वात के सामान्य क्रम हमने बताए थे, उसके लिए श्लोक यूज किया था, उत्साहोच वासनी श्वास चेष्टा धातु गति समा, समा मोक्षो गति मत वयो विकार जम। उत्साह का कार्य करता है, श्वास इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, सांस अंदर खींचना और सांस बाहर छोड़ना, और धातुओं की गति करता है, वो कौन करता है? वात करता है, और धातुओं को सम अवस्था में रखता है, वो भी वात रखता है। अब हम बात करेंगे पित्त के सामान्य क्रम। कर्म अर्थात, कर्म क्या है कि बॉडी में काम क्या करता है, ठीक है। अच्छा, पित्त के लिए हम श्लोक यूज करते हैं, दर्शन पक्ति रुष्मा
च शुत तृष्णा देह मार्दवम परबा प्रसादो मेधा च पित्तकरम विकारजम। दर्शन, सबसे पहला दर्शन, देखना, देखना, पाचन करना। जो अपनी बॉडी में आहार रस बनता है, जो हम आहार खाते हैं, उसका पाचन कौन करता है? पित्त करता है। आहार को ऊपर से नीचे लेकर कौन आता है? वात, वायु के द्वारा गति होगी। और पाचन कौन करेगा? पित्त। अच्छा, नेक्स्ट इसका कर्म शुद्ध। शुद्ध संस्कृत में कहते हैं भूख को, क्योंकि अगर पाचन पित्त करेगा, आए हुए आहार का पाचन पित्त करेगा, तो पाचन के बाद जब हमने पहले जो आहार लिया है, आहार ग्रहण किया है, उसका पाचन होने के बाद दोबारा अपने को भूख लगती है, तो वो कार्य किसका है? पित्त का। नेक्स्ट तृष्णा। तृष्णा किसको कहते हैं? तृष्णा का मतलब प्यास। तो ये पित्त के सामान्य कर्म है। परवा, परवा किसको कहते हैं? जो चेहरे पे चमक होती है। ये भी किसका कार्य है? पित्त का। ये पित्त के सामान्य कर्म है। नॉर्मली हम जो कह देते हैं कि पित्त करता क्या क्या है? देखना, पाचन करता है, भूख, प्यास, शरीर में मृदुता लाता है, मृदुता अर्थात सॉफ्टनेस, परवा प्रसाद, मेद, शुभ अशुभ कार्य, अन्न का पचना, ना पचना, देखना, भय, क्रोध, हर्ष, मोह, ये सभी कर्म किसके हैं? पित्त के। नेक्स्ट, पित्त के स्थान। ये शरीर क्रिया सब्जेक्ट आपके बीएससी नर्सिंग में भी है, फर्स्ट ईयर में, और आपके जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक नर्सिंग एंड फार्मेसी, दोनों में है, कॉमन सब्जेक्ट है। तो ये हम अभी जो त्रिदोष है उसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। ये सेकंड दोष है पित्त का। अब नेक्स्ट है पित्त के स्थान। पिछली क्लास में आपको मैंने तीनों दोष के स्थान बताए थे। जैसे ये बॉडी को आप 3 हिस्सों में बांट लो। जो बीच वाला हिस्सा ये नाभि का है, नाभि वाला हिस्सा, ये नाभि से नीचे, और इस हिस्से को हम हृदय वाला हिस्सा मान सकते हैं, हार्ट जो है, ठीक है। बीच में नाभि, ऊपर हृदय, और ये नाभि से नीचे का हिस्सा। जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है उसको क्या कहते हैं? पक्वाशय। बीच वाले को क्या बोलते हैं? अमाशय। और जो ऊपर वाला है उसको उरस्थान कह देते हैं। उरस्थान का मतलब चेस्ट रीजन। तो अब हम जैसे त्रिदोष कौन कौन से होते हैं? वात, पित्त, कफ। त्रिदोष मतलब 3 दोष जो शरीर को दूषित करते हैं विकृत अवस्था में रहे तो इस तरह से ऊपर से नीचे आते हैं वात, पित्त, कफ। लेकिन जब हम स्थान की बात करेंगे तो इसको उल्टा कर लेंगे, मतलब ये जैसे सबसे नीचे वात का स्थान है, वात का स्थान है पक्वाशय, पित्त का स्थान अमाशय, और सबसे ऊपर कफ का स्थान। जैसे जब हमको सर्दी जुकाम होता है
तो कफ जो जमता है, खांसी आती है, तो उससे को रिलेट कर सकते हैं इसको। इसी रीजन में अपने को फेफड़ों में। और पाचन का कार्य कहाँ होता है? इस हिस्से में होता है। खाना खाते हैं, आहार लेते हैं, तो उसका पाचन कहाँ होता है? आमाशय में। ठीक है। और उसके बाद जो इसका लोअर रीजन हो गया, नीचे वाला जो पक्वाशय वाला है, पक्वाशय में क्या कार्य होता है? जैसे मॉडर्न साइंस में भी हम पढ़ते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन होता है, जो अपना आहार हो गया उसका रस अलग हो गया, पृथक हो गया, और बाकी जो वेस्ट बचा है उसको एनल कनाल में, रेक्टम में भेजना, गुदा मार्ग में भेजना। तो जो गति का कार्य किसका था? हमने जैसे बताया, कौन से दोष का कार्य था गति का? वात का। वायु ही लेके जाती है इधर से उधर। अपन ने एक पहले श्लोक पढ़ा था, वायु ना यतन नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत्। जैसे जिस प्रकार मेघ को, बादल को हवा इधर से उधर ले जाती है और उससे बरसात करवाती है, उसी प्रकार जो वात दोष है वो पित्त और कफ, इन दोनों दोष की और 7 धातुओं की और 3 मल की, इनकी गति करता कौन है? वात। और वात में भी कल हमने वात के 5 जो इसके प्रकार होते हैं वात के पढ़े थे, प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, अपान वायु। प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान, 5 हिस्से थे। तो जो वेस्ट मटेरियल होता है अपना, फिकल फिकल मटेरियल होता है, वो शरीर से बाहर किसके द्वारा आता है? वात के कारण, वात के द्वारा। तो यहाँ पक्वाशय में वात का स्थान, आमाशय में पित्त का स्थान, पूरे स्थान में या हृदय के आसपास कफ का स्थान। ये तो थे सामान्य इनके स्थान। अब पित्त का, विशेष कर पित्त का स्थान अपन बोल ले तो कहाँ कहाँ होता है? इसके लिए श्लोक यूज करते हैं, श्वेदो रसो लसिका रुधिर्म आमाशय पित्त स्तनानि। अर्थात श्वेद, श्वेद किसको कहते हैं? श्वेद पसीना। पसीना कैसे कब आता है? जब हमारे अंदर गर्मी बढ़ती है, पित्त बढ़ता है, उष्मा बढ़ती है, तो पसीना आता है। रसो लसिका, लसिका किसको कहते हैं? लिम्फ को। रुधिर, रुधिर, रुधिर किसको कहते हैं? ब्लड को, संस्कृत में खून को। और आमाशय, अभी हमने स्थान पढ़े थे तीनों दोष के। तो वात का स्थान कहाँ था? सबसे नीचे। सबसे नीचे क्या है? पक्वाशय। सेंटर वाला पार्ट क्या था? आमाशय। और सबसे ऊपर पूरा स्थान और कफ का स्थान हो गया। ठीक है। तो अब विशेषकर पित्त का जब स्थान बोल लेंगे तो हम आमाशय, इन सब चीजों में रहते हुए जो विशेष स्थान है पित्त का, वो आमाशय है। अब हम बात करेंगे पित्त के भेद की। पित्त के टाइप कितने हैं? जो तीनों दोष है ना, तीनों दोष के आगे भी जो प्रकार है, 5-5 प्रकार है तीनों के। 5 वात के हैं, 5 पित्त के हैं, 5 कफ के हैं।
पित्त के भेद। कितने हैं? 5। पहला रंजक पित्त, दूसरा साधक पित्त, तीसरा पाचक पित्त। रंजक, साधक, पाचक, भ्राजक, पांचवा आलोचक पित्त। आलोचक पित्त 5 प्रकार है पित्त के। रंजक पित्त, पाचक पित्त, आलोचक पित्त, साधक पित्त और भ्राजक पित्त। अब इनके भी मतलब रंजक पित्त कहाँ रहता है? रंजक पित्त रहता है खून में। पांचों पित्त के अलग अलग स्थान हो गए अब, और अलग अलग इनके फंक्शन हो गए, अलग अलग कार्य हो गए इनके। रंजक पित्त कहाँ होता है? यकृत और प्लीहा में होता है। यकृत किसको कहते हैं? लीवर को। यकृत इंग्लिश में लीवर को कहते हैं। लीवर को हिंदी में क्या कहते हो आप? जिगर। जिगर बोलते हैं ना। इनके स्थान यहाँ लिख लेते हैं। यकृत और प्लीहा। रंजक पित्त कहाँ रहता है? यकृत और प्लीहा में। यकृत का मतलब लीवर, प्लीहा का मतलब स्प्लीन। हाँ जी, स्प्लीन इसको इंग्लिश में ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। जो अपने ब्लड के सेल होते हैं ना, ब्लड सेल में कौन कौन से होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। स्प्लीन के 2 फंक्शन है। एक तो जो आरबीसी टूटेंगे, अपने आरबीसी जो टूटेंगे, वो टूटे हुए आरबीसी कहाँ स्टोर होंगे? स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन के अंदर स्टोर होंगे। ठीक है। दूसरा स्प्लीन का फंक्शन इम्यूनिटी, कई डिजीज से बचाव करती है इम्यूनिटी। ठीक है, ये स्प्लीन के फंक्शन है 2, जिसको स्प्लीन हम हिंदी में तिल्ली बोलते हैं। तिल्ली बोलते हैं स्प्लीन। और यकृत और प्लीहा, इसको संस्कृत में लीवर को यकृत बोलेंगे और स्प्लीन को प्लीहा बोलेंगे। ठीक है जी, ये रंजक पित्त के स्थान। और इसका फंक्शन क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है रंजक पित्त का? इसके नाम से देखो, रंजक, रंजन करना, रंजन करना अर्थात कलर देना। रंजक पित्त का कार्य क्या है? जो खून का लाल कर रंग होता है, अगर हम मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो आयरन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण जो खून लाल होता है। और आयुर्वेद में जो रंजक पित्त होता है वो खून का रंजन करता है, यानी कि खून का लाल कलर। नेक्स्ट आ गया साधक पित्त। साधक पित्त का स्थान कहाँ है? हृदय, हार्ट में। और इसका फंक्शन क्या है? बुद्धि, मेधा, अहंकार, जो मानसिक जो विचार इंसान में होते हैं, जैसे बहादुरी, अहंकार, गुस्सा,
वो किसके द्वारा है? ये हृदय में रहता है, हृदय में रह के इसके ये फंक्शन होते हैं साधक पित्त के। जब यह साधक हो गया, अब आ गया पाचक पित्त। पाचक पित्त के नाम से आप समझ सकते हो इसका कार्य क्या हो सकता है। पाचक पित्त का कार्य पाचन करना, नाम से ही पता लग रहा है। इसका कार्य क्या है? पाचन। और रहता कहाँ है? अमाशय और पक्वाशय के बीच में, क्योंकि अगर पाचन करना है तो इसको इसी स्थान पे रहना पड़ेगा। अमाशय, अमाशय किसको कहते हैं? और पक्वाशय, अमाशय जैसे इसमें अपना एब्डोमेन आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगी, छोटी आंत जिसको कहते हैं। और पक्वाशय में लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है। उसके बाद बराजक पित्त। बराजक पित्त कहाँ रहता है? स्किन में, त्वचा में। बराजक पित्त रहता है त्वचा के अंदर। त्वचा की जो चमक होती है वो किसके कारण है? बराजक पित्त के कारण। और लास्ट जो पित्त का पार्ट है, आलोचक पित्त, इसका स्थान कहाँ है? आंखों में। आंखों में रह के इसका फंक्शन क्या होता है? आंखों का क्या फंक्शन होता है? दृष्टि देखना। ये हो गया अपना पित्त। पित्त के गुण, पित्त के स्थान और पित्त के कर्म। सामान्य कर्म पहले हो गए, जो दर्शन, देखना, पाचन करना, वो सभी। और ये पित्त के पांचों भेद हो गए, पांचों भेद के स्थान हो गए और पांचों भेद के फंक्शन हो गए। ये अपना पित्त हो गया। ये वैसे इतनी डिटेल्स आपके एग्जाम में मतलब कम पूछी जाएगी आपके कोर्स के हिसाब से, बट फिर भी आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए ताकि आप बाकी चीज़ों को समझ सको, क्योंकि जो आयुर्वेद का बेसिक है ना वो इनके ऊपर ही चलते हैं, जो मैंने आपको पहले समझाई थी ना, कौन कौन सी चीज़ें हैं। दोष, धातु, मल, आत्मा, इंद्रियां और मन और शरीर। मतलब मेनली दोष, धातु और मल ही हैं। दोष कितने थे? दोष कितने होते हैं? तीन। तीन दोष होते हैं। दोष कौन कौन से हैं? वात, पित्त, कफ। धातुएं कितनी होती हैं? कितनी होती है धातु? सप्त धातु बोलते हैं ना, सप्त धातु, 7 धातुएं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। उसके बाद मल। मल कितने होते हैं? 3 मल होते हैं। कौन कौन से? स्वेद, स्वेद और मूत्र। एक रह गया पुरीश। पुरीश, पुरीश, ये लिखते हैं ना, पुरीश। पुरीश का मतलब फिकल मैटर, जो वेस्टेज हमारा बॉडी में खाने के बाद बनता है।
फीकल मैटर, स्टूल बोल देते हैं, स्टूल। तो ये इसीलिए आपको करवाया जा रहा है सारा डिटेल में थोड़ा सा। इतनी डिटेल में वैसे आपके एग्जाम्स में हो सकता है ना पूछी जाए, बट फिर भी आपकी नॉलेज के लिए। तो कल कल बात करवाया था, आज पित्त करवा दिया। और नेक्स्ट दोष है कफ। कफ, कफ की निरुक्ति। कफ की निरुक्ति क्या लिखते हैं? श्लेष आलिंगने। श्लेष आलिंगने मतलब जो शरीर को गीला करते हैं। शरीर को गीला करता है। जब कफ से आप कफ को समझेंगे तो लिक्विड को हम मान के चलेंगे, पानी से कंपैरिजन करेंगे इसका। कफ के गुण क्या क्या होते हैं? स्निग्ध, शीतो, गुरुर, मंद, मरीक्षण, स्थिर कफ। गुण स्निग्ध, स्निग्ध क्या होता है? सॉफ्ट, चिपचिपा। शीत, शीत क्या होता है? ठंडा। गुरु, गुरु किसको कहते हैं? टीचर वाला गुरु नहीं है ये। गुरु आयुर्वेद में हैवी को कहते हैं, भारी। भारी, तो इसका एक गुण होगा भारी, हैवीनेस। और एक इसका रहेगा स्थिर। स्थिर जैसे वात भी चलता रहता है, पित्त भी चलता है, तो जो कफ होता है वो थोड़ा स्थिर होता है, चलता है लेकिन बहुत कम, और वो भी वात की मदद से। और इसके डेफिनेशन में हमने क्या कहा था? ये जल से बढ़ता है, जो कफ है वो जल से बढ़ता है। कफ को हम श्लेष्मा भी कहते हैं, श्लेष्मा। इसका दूसरा नाम है श्लेष्मा। इसकी डेफिनेशन क्या थी? जो जल से बढ़ता है उसे कफ कहते हैं। गुण इसके क्या क्या थे? गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, स्थिर और पिछल। कफ के सामान्य कर्म, निरुक्ति होगी, गुण हो गए सभी, मतलब तीनों दोष की ये चार पांच चीजें ही हैं: निरुक्ति, गुण, स्थान और कर्म। अब हम अगर स्थान की बात करें, स्थान की बात करें तो कफ का स्थान कहाँ होगा? हाँ, मतलब नाभि से ऊपर वाले हिस्से में, चेस्ट रीजन में। और उसको हम बोलते हैं, चेस्ट रीजन को और स्थान कहते हैं, और स्थान चेस्ट रीजन में।
कफ के सामान्य क्रम। नॉर्मली इसका फंक्शन क्या क्या होता है, काम क्या होता है इसका? सामान्य कार्य स्नेहो वंदे तीर्थव च गौरवम वृष्ठावलम समादरीति लोवश कफ कर्म विकारजम। शरीर में स्निग्धता लाते हैं, जो जोड़ है संधि बंधन, इनके बीच में कहते हैं ना, कईयों कहते हैं जोड़ों में वो पानी खत्म हो गया, नी जॉइंट में, तो वो क्या होता है? आयुर्वेद के अनुसार कफ है, वो उसको ठीक रखता है जोड़ों को। जोड़ों को आयुर्वेद में या संस्कृत में हम क्या कहते हैं? कोई जोड़ है, जैसे ये जॉइंट है, जैसे अपना संधि, संधि। हड्डियों को क्या कहते हैं? हड्डियों को आयुर्वेद में क्या कहते हैं? अस्थि। और जहां पर दो अस्थियों का जॉइंट होता है उसको संधि, अस्थि संधि भी कह सकते हैं उसको, या संधि भी कह सकते हैं। तो कफ का कार्य क्या है? शरीर में स्निग्धता लाना। अब जैसे सर्दियों में हवाएं चलती हैं, तो हवा का एक गुण था रुक्ष, रुक्ष गुण है ना, रुक्ष यानी कि रूखा। तो जब हवाएं चलती हैं तो अपने स्किन पे खुश्की आती है। तो जैसे जो वात है और जो कफ है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा। हवा के कांटेक्ट में आने से अपनी जो स्निग्धता है वो खत्म हो जाती है, जिसके कारण अपने को मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मॉइस्चराइजर की जरूरत क्यों पड़ती है? स्निग्धता खत्म हो जाती है। अच्छा, एक इसका कफ का गुण क्या था? गुरु, गुरु। कफ क्या है? एक प्रकार से इसको लिक्विड वाटर मान सकते हैं। शरीर में जो भारीपन है, हम जब बायोलॉजी पढ़ते हैं, इसमें बताया जाएगा बॉडी वेट 60% या इससे अबव जो शरीर का वेट है, भारीपन है, वो किसके कारण है? लिक्विड के कारण। जब अगर किसी बंदे को अपन 2-3 दिन पानी ना पिलाएं तो उसका वेट ऑटोमेटिक डाउन आ जाएगा। ठीक है, तो गुरु गुण किसका हो गया? कफ का। गुरु यानी कि भारीपन, जो शरीर में भारीपन है वो किसके कारण है? पानी के कारण। मैथुन करने की शक्ति, ये भी किससे है? कफ से है। सहन शक्ति और लोभ ना करना, सहन शक्ति गुण भी किसका है? जो 3 प्रकृतियां होती है ना, वातज प्रकृति, पित्तज प्रकृति, कफज प्रकृति। जिस इंसान की कफज प्रकृति होगी वो बड़ा सॉफ्ट सा, हंसने वाला, हंसमुख सा होगा। और अगर मान लो किसी ने कोई गलत बात भी कर दी तो उसको सहन करते हो, सहन शक्ति होती है, तो वो कफज प्रकृति वाले होते हैं। तो ये हो गया आज कफ के सामान्य कर्म। तो इसका बाकी नेक्स्ट आप अगली क्लास में करेंगे। और बात कंप्लीट हो गया था, पित्त भी कंप्लीट हो गया था, और अब कफ हमने शुरू कर दिया, इसका थोड़ा सा रह गया, वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है।